तो बच्चे अब हमारे पास आता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा है कि हमारे पास एक फोर्स है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ द वर्क डन, हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F.S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब है जेड एक्सिस पे 4 मीटर चले हैं आप। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप एक्स एक्सिस पे नहीं चले हैं, आप वाई एक्सिस पे नहीं चले हैं, आप 4 मीटर चले हैं जेड एक्सिस में, और जेड के लिए यूनिट वेक्टर आता है के। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 + 0 + 4 3 = 12। तो इस क्वेश्चन का जो वर्क डन आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 12 जूल। तो 12 जूल का वर्क डन हमारा हुआ है और यही इसका आंसर है। चलो बच्चे, इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जो कि कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट के दौरान डिटेक्ट करे गए। इसमें सबसे पहले बोला गया कि द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी 10 किलो वोल्ट। इसका मतलब पहले कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई वो दी गई 10 किलो। किलो का मतलब होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और दूसरा कौन सा पार्टिकल है, तो सर हमारे पास जो दूसरा पार्टिकल है वो है हमारे पास कौन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई 100 किलो। किलो का मतलब है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में जो है ये हो जाएगा 10⁻⁴। अब इस क्वेश्चन में जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी गई है 1.60 इंटू 10⁻⁻19। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.11 इंटू 10⁻31 और साथ में दिया गया है v²। ये है इलेक्ट्रॉन का डेटा। प्रोटॉन के बारे में बताया गया है हाफ एम हो जाएगा हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और साथ में दिया गया है प्रोटॉन का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 10⁵ इंटू, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हो गई क्वेश्चन के हिसाब से 1.60 इंटू 10⁻⁻19। बेटा ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, देखो सबसे नीचे ब्रैकेट में देखो इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन का मास है। प्रोटॉन का मास दिया गया है, बेटा प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन का मास हम लोगों ने लिख दिया है वहाँ पर, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका रेशो। तो जब बच्चे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करके 5.93 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। बेटा आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना खुद से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हाफ की 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी कि 3.2 से काटेगा लगभग 1 के आसपास, 4 फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 4.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। बेटा मैं एक रफ़ कैलकुलेशन ले रहा हूँ, आप एक बार खुद से इस चीज़ को करके देखना। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें रेशो बताना था कि इलेक्ट्रॉन अपॉन में प्रोटॉन का रेशो क्या होगा। तो जब आप इस रेशो को निकालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा वैल्यू 5.93 इंटू 10⁻⁷, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 4.38 इंटू 10⁻⁶, और ये रेशो आपका कट करके एक आंसर बना देगा और ये बनाएगा 13.5 और नीचे है 1। तो ये रेशो आपका आ जाएगा लगभग, इसको 13.5 भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। बच्चे हमारे पास आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि जो रेडियस है ना ड्रॉप का वो लिया गया है 2 मिलीमीटर। तो मिली को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 10⁻³ मीटर में। अब क्योंकि जो रेडियस मतलब जो हमारा रेन ड्रॉप होता है उसको स्फेरिकल ट्रीट करा जाता है, तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है हम लोगों के पास 4/3πr³, और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है हम लोगों पे 1000, जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं kg मीटर क्यूब।
तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे और मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी की जगह डेंसिटी का वैल्यू और मास की जगह वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी तो हो जाएगी हमारे पास 1000, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर हम लोगों ने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था 10⁻³ का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास मास। अब यह जो है 500 मीटर नीचे आता है चल के, तो हमको बताना है फ़र्स्ट हाफ जर्नी। तो फर्स्ट हाफ जर्नी का मतलब 250 मीटर चला होगा, और नेक्स्ट हाफ जर्नी का भी मतलब वो 250 ही मीटर चला होगा। तो ये mg चला होगा। तो चलिए पहले पार्ट को ख़त्म करते हैं इसके। इसने कहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, तो पहले हम हाफ जर्नी में निकालेंगे। फर्स्ट जर्नी में तो हो जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो फोर्स आ रही थी वो आ रही थी 4/3 पाई mg लिखना है ना, क्योंकि हमें तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मास लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब 2 × 10⁻³ का क्यूब, और साथ में डेंसिटी 10⁻³ और साथ में g का वैल्यू 9.8। और फर्स्ट हाफ जर्नी का मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको 250 ले लेना है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 0.82। अच्छा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा cos 0 डिग्री। रीज़न आपको पता है, फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, सेम डायरेक्शन में। और अगर आप दूसरी हाफ जर्नी की बात करोगे तो सेम वैल्यू आएगी 0.082 करके। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से ले तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था वर्क डन इन फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ जर्नी। तो वर्क डन आपने बता दिया है, ये दोनों का आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ़ स्पीड रीचिंग द ग्राउंड इज़ 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। देखिए, इसके पास टॉप पर क्या एनर्जी होगी, इसके पास टॉप पर जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जीरो होगी ना। तो ये टोटल एनर्जी आपके पास कैलकुलेट करके आएगी 0.82, और 0.82 अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.164। और ये बॉटम में पहुंचा कितनी स्पीड से, तो ये बॉटम में आया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसका मतलब जब ये बॉटम पे आया तो बॉटम पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं, पर काइनेटिक एनर्जी बनी इसके पास ½ mv²। तो यहाँ पर हम m का वैल्यू रखेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर m का वैल्यू रखा था, ये पूरा m का वैल्यू था यहाँ तक, ये उसके बाद g था 9.8। तो ये पूरा m यहाँ रखेंगे, v का वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.675 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स है तो आपको पता है कि ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं रेजिस्टिव फोर्स का कंसेप्ट। तो जितना एनर्जी का लॉस हुआ होगा वो किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स है उसने एनर्जी का लॉस करा होगा। तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है हम वो चेंज निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है फाइनल एनर्जी जो बॉटम पे मिली, इनिशियल एनर्जी जो टॉप पर थी आपके पास। तो ये जो गैप है ये आएगा माइनस में 0.162 का। तो ये जो एनर्जी लॉस है किस वजह से हुआ है, ये एनर्जी का जो लॉस है ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हुआ है। जैसे कि हम बैच में भी डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स जो होती है वो क्या करती है बच्चे, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा एनर्जी का लॉस करती है। तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो आपने टॉप पॉइंट की एनर्जी निकाली, आपने बॉटम पॉइंट पे एनर्जी निकाली, दोनों एनर्जियों का डिफरेंस करा, जितनी वैल्यू आएगी इतना ही रेजिस्टिव फोर्स ने एनर्जी को क्या करा है, लॉस करा है बेटा। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा है, कहता है कि ए मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर। कहता है ये ना एक गैस का कंटेनर है, तो मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है पूरा का पूरा। आगे लिखा है हिट्स हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड 200। अच्छा, एक मॉलिक्यूल है वो सीधा इस दीवार पे जाके टक्कर खाता है ऐसे 200 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से वो सामने सीधा कंटेनर में जाके हिट करता है। एंड एंगल 30 डिग्री विद नॉर्मल, और फिर टकराने के बाद मान लीजिए वो इस तरह से चला जाता है।
ठीक है, तो नॉर्मल के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है सपोज़। नहीं, क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, मैंने थोड़ा सा उसको उस तरह से पढ़ लिया। देखिए क्या कह रहा है, ए मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर हिट्स ए हॉरिजॉन्टल वॉल। तो हॉरिजॉन्टल वॉल ये वाली होगी, सपोज़ ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, हमने वर्टिकल पे टक्कर खा ली थी। एंड एंगल 30 डिग्री विद नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये सीधा यहाँ पे जाके हिट करता है। कितनी स्पीड से? तो इसकी स्पीड है मान लीजिए 300, और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है यहाँ पर? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड रीबाउंड विद सेम स्पीड, यानी कि सेम ही उससे ये चला भी जाता है। तो v स्पीड से आया था, v स्पीड से ही चला गया, है ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले पूछा गया है क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, तो जवाब ये है कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम तो आपका हमेशा कंजर्व ही होता है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ½ mv² ही लिखेंगे, और अगर वो सेम स्पीड से गया है तो उसका मतलब फाइनल एनर्जी भी आप ½ mv² ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी इनिशियल एनर्जी और आपकी जो फाइनल एनर्जी है वो भी क्या रही है? सेम रही है, यानी कि वो भी आपकी क्या रही है? वो भी आपकी कंजर्व रह रही है, वो भी आपकी कंजर्व्ड है। और इस तरह का जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा कि हाँ जी, ये जो है इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है बेटा। अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से कहा गया है ए पम्प ऑन द ग्राउंड फ्लोर कैन पंप अप वाटर अप टू ए 30 m³ वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाता है इन 15 मिनट, टाइम 15 मिनट का मिल जाता है। तो इस मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास आ जाता है 900 सेकंड में ऐसा हो रहा है। आगे आपसे कहा है इफ़ टैंक इज़ 40 मीटर अबव द ग्राउंड। यदि जो हमारा टैंक है वो कितना मीटर है? 40 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे से आउटपुट पावर निकाल लेते हैं, और जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन में टाइम। आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन में टाइम। और क्योंकि यहाँ पर वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जैसा लिखेंगे mgh करके, तो यहाँ पर m जो होगा वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये मास हो गया, क्योंकि हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन में t मतलब टाइम। तो ये संख्या कैलकुलेट करने पर आपके पास आ जाती है 13.067 इंटू 10³ वॉट। इतनी पावर हमारे पास आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो एफिशिएंसी है वो 30% है। तो 30% एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम जो है बैच में डिस्कस जो करते हैं वो होते हैं आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। ये हम बैच में डिस्कस करते हैं। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, कह रहा है कितना पावर आपने जो है कंज्यूम करा। तो कंज्यूम तो आपने इनपुट पावर करी होगी, तो हमें इनपुट पावर इसका निकालना है। तो यहाँ पर हम इसका लिख लेंगे इनपुट पावर इज़ इक्वल टू 30%, परसेंट मतलब 100 से डिवाइड कर दो, इनटू में आउटपुट पावर। अब हम इसको जो है यहाँ पर लिख लेंगे 0.3 इंटू आउटपुट पावर, तो हो जाएगा 13.067 इंटू 10³ और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 43.6 इंटू 10³ वॉट। तो आपके पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा 43.6 इंटू 10³ वॉट। तो बच्चे ये मेरा जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलिए यहीं से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास जो है आइडेंटिकल बॉल है। आइडेंटिकल बॉल का मतलब आप समझते हैं कि मासेस आपके क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे, क्योंकि उसने एक वर्ड डाला है आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि आपके मासेस क्या रहे हैं? सेम रहे हैं। आगे इसने कहा है कि स्पीड v से पार्टिकल चलता है, कोलिजन आपका इलास्टिक है। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास था। इसमें आपके पास बॉल्स थी, जैसे फर्स्ट बॉल ये रही, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, ऐसे आपके पास बॉल्स थी। तो मान लीजिए ये वाली बॉल जो है v स्पीड से जाती है। अगर आपका कोलिजन इलास्टिक होता है तो क्या होगा? तो हमें पता है कि अगर सेम मास होते हैं और कोलिजन इलास्टिक होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है।
तो जब फर्स्ट वाला सेकंड वाले से टकराएगा तो फर्स्ट वाला रेस्ट पे होगा और सेकंड वाले की जो स्पीड होगी वो v बन जाएगी। इसके बाद जब सेकंड वाला थर्ड से टकराएगा तो अगर कोलिजन आपका इलास्टिक है तो थर्ड वाले की स्पीड सेकंड पे आ जाएगी और सेकंड वाले की स्पीड थर्ड पे आ जाएगी। तो जो फाइनल डायग्राम होगा वो ये होना चाहिए और ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम नंबर 2 है, सेकंड डायग्राम है इस वक्त। तो सेकंड डायग्राम इसका जो है आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि आपके पास एक बॉब है, मतलब एक पेंडुलम है जिसको 30 डिग्री से हम रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये बी बॉल जो कि सेम मास की है रेस्ट पर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है बी मान लीजिए और एक बॉल यहाँ पर है आपके पास, ये ए बॉल है, दोनों के मास आपके सेम है और स्पीड क्या है इसकी v है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से यहाँ पर इन्होंने हमें डायग्राम दे रखा है। अब इन्होंने कहा है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो बॉल ए कितना राइज़ करेगी आफ्टर कोलिजन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोलिजन का टाइप इलास्टिक होता है और सेम मास आपस में कोलिजन करते हैं, जैसे ए और बी का सेम मास है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो अगर बॉल ए बॉल बी से टकराती है तो बॉल ए की जो वेलोसिटी है वो बॉल बी को मिल जाएगी, यानी कि बॉल बी टकराने के बाद v स्पीड से चलेगा और बॉल बी की जो स्पीड थी वो तो रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे होने की वजह से बॉल ए की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि बॉल बी की जो वेलोसिटी है वो बॉल ए को मिल जाएगी, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। और अगर वो रेस्ट पे आ गया तो फिर वो कभी राइज़ नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि वो तो राइज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फिर किस में आ जाएगा बच्चे, वो तो फिर रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक पेंडुलम को हम रिलीज़ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। तो एक पेंडुलम यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, और ये ग्राउंड है। अब ये थोड़ी देर के बाद यहाँ नीचे आएगा, जब इसे हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ mgh होगी, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर जो उसके पास एनर्जी होगी वो होगी ½ mv², क्योंकि वो किसी वेलोसिटी से आगे जाएगा, राइट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर होती, रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई ही यहाँ पे हाइट बन जाएगी 1.5 मीटर, राइट। तो वो कह रहा है कि 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी जो है खर्च हो जाती है। अगर 5% एनर्जी खर्च हो जाती है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर 5% एनर्जी खर्च हो जाती है तो इसका 95% ही यहाँ पे कन्वर्ट होगा काइनेटिक में। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि ½ mv² का सिर्फ 95% ही mgh में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम जो है v निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, और वो आ जाएगा 5.28 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे कि यहाँ पर g की वैल्यू आपको 9.8 रखनी है और h की जो वैल्यू है वो आपको 1.5 रख के चलनी है। और अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको बैच में आकर के मुझसे पूछना है कि सर इसका जो कैलकुलेशन है ये 5.828 कैसे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है एक ट्रॉली है ऑफ मास 300 kg कैरिंग ए सैंडबैग ऑफ 25 kg मूविंग यूनिफॉर्म विद स्पीड 27, ठीक है। एक ट्रॉली है, 300 kg की ट्रॉली है, उस पर एक मिट्टी की बोरी रखी गई है 25 किलो की, यानी कि टोटल मास हो जाता है 325 किलो। ये यूनिफॉर्म चल रहा है 27 की स्पीड से फ्रिक्शन लेस ट्रैक के ऊपर, ठीक है। आगे कहता है, तो सोचिए ये इस तरह से एक सिस्टम है, ठीक है, और ये आगे किसी स्पीड से जाता है। अब आफ्टर ए वाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट ए रेट 0.05 kg पर सेकेंड। कहता है कि इसमें एक होल कर देते हैं और होल से ना क्या होगा कि ये सैंड ना बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमने नहीं करा, इसमें खुद हुआ है ये, यानी कि खुद हुआ है तो किसी ने इसमें फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये खुद इसमें खुद से हुआ है, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर पानी की टंकी में पानी आप ज़्यादा भरेंगे
तो पानी उसका बाहर नहीं संभाल पाएगा और वो फट जाएगा। जैसे कई बार पानी की थैली भी फट जाती है अगर उसमें हम ज़्यादा पानी भरते हैं तो ऐसी जो है इस ट्रॉली में ज़्यादा वजन की वजह से मान लीजिए कुछ देर के बाद इसमें एक होल हो जाता है जिसकी वजह से बाहर गिरने लग जाता है मिट्टी। तो कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रॉली। तो जवाब ये कि स्पीड आज भी कितनी रहेगी बच्चे, स्पीड आज भी सेम रहेगी, 27 किलोमीटर पर आवर ही इसकी स्पीड रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रीज़न सर, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो आपने सुना था कि लीनियर मोमेंटम आपका क्या रहता है, सेम रहता है। यही एक वजह है कि आपकी जो इनिशियल स्पीड होगी वही क्या बन जाएगी, आपकी फाइनल स्पीड बन जाएगी। क्योंकि जब फोर्स ही नहीं है तो फिर वेलोसिटी में चेंज थोड़ी आएगा, तो जब फोर्स ही नहीं है तो फिर वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये कहता है कि हम आपको v दे रहे हैं और v दिया है अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू है 5 x की पावर 3/2। हमें वर्क डन बताइए 0 से लेकर के 2 मीटर तक का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्क डन लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप यहाँ पे जो है फाइनल माइनस इनिशियल करके लिख देंगे, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। तो आप पहले यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे इनिशियल के लिए, तो ये v भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे ताकि आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मिल जाए। तो यहाँ पर x की जगह आप 2 रख दीजिए, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर जाकर के वैल्यू रखिए, जैसे m की वैल्यू उस क्वेश्चन में आपको दे रहा है 0.5, तो यहाँ 0.5 रखिए और फाइनल वैल्यू को आप जाकर के यहाँ रख दीजिए 2 की पावर 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो 0 है। ये कैलकुलेट होकर के आपका 50 जूल आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल वर्क डन हो जाएगा। सो हमारे पास आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल, कहता है जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं ना, जो पंखड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो स्वाइप करती हैं कितना एरिया ए। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है कि ये बताइए इफ़ विंड फ्लो एट ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू सर्कल व्हाट इज़ द मास ऑफ एयर। कहता है जब पंखा चलेगा ना तो आप ऐसे सोचिए कि ये हमारा विंड का मील है और इसकी पंखड़ियाँ कुछ इस तरह से हैं। तो जब ये इस तरह से घूमेगा तो एयर इस तरह से आगे की तरफ जाएगी, तो ये स्वाइप करती है पूरा एरिया ए। अब मान लीजिए कि एयर की डेंसिटी रो है और मान लीजिए कि ये पूरा डिस्टेंस क्या है डी है। तो ये कितना, 1 सेकंड में कितना मास एयर का फ्लो करेगा। तो बड़ा सिंपल है इसका लॉजिक, आप इसे ऐसे करिए कि सबसे पहले हम निकालते हैं कि वॉल्यूम पर सेकंड कितना जाएगा। समझ गए, वॉल्यूम पर सेकंड कितना जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। ये पर सेकंड कितना जाएगा, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम को तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा एरिया इंटू में वेलोसिटी, राइट। अब आप निकालिए कि मास कितना जाएगा। तो मास क्या होता है, मास पर सेकंड कितना जाएगा। तो मास पर सेकंड जाएगा तो मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो आपने वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ पर इस तरह से यूज़ करना है। तो वॉल्यूम पर सेकंड आपने लिखा हुआ है AV करके और ये हो जाएगा रो, कुछ ऐसे। तो मास पर सेकंड कितना जा रहा है, तो मास पर सेकंड जा रहा है रो AV, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा था कि कितना मास जाएगा टी टाइम में। तो जब बच्चे यहाँ पर 1 सेकंड में, क्योंकि ये टी का वैल्यू हम कितना एज्यूम करेंगे 1 सेकंड, क्योंकि हम डेटा तो पहले 1 सेकंड के हिसाब से बना रहे हैं ना कि पर सेकंड में कितना मास जा रहा है। तो 1 सेकंड में जा रहा है रो AV। तो जब 1 सेकंड में इतना मास जा रहा है रो AV, तो टी सेकंड्स में कितना जाएगा, तो टी सेकंड में जो मास जाएगा वो जाएगा रो AV और साथ में टी। तो टी टाइम में इतना मास आपकी विंड मिल से पास हो जाएगा। तो इतनी एयर जो है फ्लो करके टी टाइम में यहाँ से चली जाएगी, इतना एयर आपका यहाँ से फ्लो कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बी पार्ट को अगर आप पढ़ें तो बी पार्ट में हमें बताना है, ये तो इसका ए पार्ट है बच्चे, अगर इसके बी पार्ट को आप पढ़ते हैं तो इसके बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि ये बताइए काइनेटिक एनर्जी एयर की क्या होगी। तो क्यों, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। तो आपको पता है कि टी टाइम में इतना मास गया है, तो उसको सीधा लिखिए रो AV टी और यहाँ पे आ जाएगा v का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट और ये बन जाएगा रो AV³ इंटू में टी, ये इतना बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सी पार्ट में इसने आपसे क्या पूछा उसके ऊपर चलते हैं यार। देखिए सी पार्ट में ये आप लोगों से पूछ रहा है, सी पार्ट में ये आप लोगों से पूछ रहा है कि एज्यूम करो कि जो विंड मिल है वो 25% एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो पावर कितना इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो पावर कितना इंट्रोड्यूस करेगी, तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि 25% एनर्जी तो आपकी कन्वर्ट हो रही है ना, 25% एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू कितना परसेंट, 25% तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो 25% ले लेंगे आप काइनेटिक एनर्जी को, तो ये हो जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब इंटू टी। आप समझ गए यार, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी ना वो ये थी, ये हमने बी पार्ट में निकाली थी ना काइनेटिक एनर्जी, ये तो बी पार्ट में निकाली थी आपने काइनेटिक एनर्जी, तो इसका 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चले जाता है, तो मैंने इसी एनर्जी का 25% यहाँ लिख दिया कि यार इसका 25% जो है एनर्जी में चले गया। अब आपको इस क्वेश्चन से रो का वैल्यू लिखना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो 25 एकम 25, 25 चौके 128, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 4 2 जा 8। डेंसिटी की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे 1.2, एरिया की वैल्यू आप क्वेश्चन से ले लेंगे 30, वेलोसिटी की वैल्यू ले लेंगे आप 36 किलोमीटर पर हावर है, तो 5/18 7 के साथ कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, N2 में ये क्या है टाइम, तो आप यहाँ पे टाइम का वैल्यू ले लेंगे पर सेकंड, एक सेकंड में, एक सेकंड के हिसाब से, तो यहाँ पर टी की वैल्यू आप 1 सेकंड रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है इसको पर सेकंड देख लिया कि कितना हमारे पास जा रहा है, तो ये संख्या हमारे पास कैलकुलेट होकर के जो आएगी वो ये आ जाएगी कि ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास पूरी की पूरी 4.8 इंटू 10⁻³ वॉट। तो इतना आपका जो है पावर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर टी रहने देता, ठीक है, और इस टी की मल्टीप्लाई इसके नीचे करवा देता, तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर ही तो होता है बेटा, इसलिए मैंने इसकी यूनिट यहाँ पर क्या लिख दी 4.5 इंटू 10⁻³ वॉट, इसलिए लिखा है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो कि ट्राइंग टू लॉस वेट, अच्छा एक पर्सन जो है अपना वजन कम करने के लिए लिफ्टिंग करता है, 1000 टाइम किसी वेट को उठाता है 0.5 हाइट तक, तो सीधी सीधी बात है कि उसने जब एक बार मास को h हाइट तक उठाया तो उसने वर्क करा mgh। जैसे कि हमें पता है कि अगर आप अपने हाथ से किसी चीज़ को, ज़मीन पे रखी हुई चीज़ को हवा में उठाएंगे तो कितना वर्क करेंगे, mgh जितना, और ये काम उसने एक आध बार नहीं 1000 बार कराया, क्वेश्चन के हिसाब से 1000 बार उसने इस काम को कराया। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर m की वैल्यू 10 लेंगे, g की वैल्यू हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड 9.8 लेंगे, और h की वैल्यू हम यहाँ पर 0.5 ले लेंगे, और ये काम उसने 1000 टाइम्स कराया, तो ये 1000 करके हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को 49 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि उस बंदे ने इतना वर्क कराया। अब आगे, तो पहला पार्ट हमारे पास यही था कि वेयर डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि कितना वर्क करा उसने ग्रेविटेशन के विरुद्ध, तो उसने इतना वर्क करा क्योंकि वो वेट को उठा रहा है h हाइट पे, तो जब भी हम किसी मास को h हाइट पे ले जाते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है mgh, और हमने कितना वर्क करा, हमने वर्क करा इस यहाँ पर mgh जितना। चलिए बी पार्ट में चलते हैं। अब बी पार्ट में उसने कहा है कि फैट सप्लाई 3.8 इंटू 10⁻7 पर किलोग्राम विच इज़ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ 20% एफिशिएंट रेट, हाउ मच फैट विल बी डाइटर यूज अप। ठीक है, तो अब उसने यहाँ पर आप लोगों से ये कहा है कि 1 किलो फैट को कम करने के लिए, ठीक है, 1 kg फैट को कम करने के लिए आप जो है 3.8 इंटू 10⁻7 जूल ऑफ एनर्जी को खर्च करते हैं। ठीक है, और हाँ 1 किलो फैट में अगर आप इतनी एनर्जी को खर्च करते हैं तो ये 20% एफिशिएंट है, मतलब जो वो वर्क कर रहा है ना, जो वर्क कर रहा है उसका 20% एफिशिएंट है, उसका 20%। तो ठीक है, उसने अपना कितना एनर्जी लगाया था 49 इंटू 10⁻3, तो इस हिसाब से उसने अपना कितना फ़ैट कम कर दिया होगा। समझे मैंने क्या करा, 1 किलो में इतनी एनर्जी लगती है, ठीक है, लेकिन वो जो भी काम कर रहा है वो उसका सिर्फ 20% ही एफिशिएंट है, यानी कि उसकी एनर्जी का सिर्फ 20% लेना है, तो उसकी एनर्जी जो है लगी वो लगी 20% के हिसाब से इतनी जो ब्रैकेट में है,
और 1 किलो वजन को घटाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी जो ब्रैकेट में, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6.45 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि टोटल मास जो उसने अपना ख़त्म करा होगा, मतलब डाइटिंग में लगाया होगा, वो इतना मास उसने लगाया होगा अगर वो 1000 बार इस मास को h हाइट तक उठाएगा तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक फैमिली जो है वो यूज़ करती है 8 किलोवाट ऑफ पावर को। अच्छा, तो एक फैमिली जो है 8 किलोवाट पावर को यूज़ करती है, तो जो पावर यूज़ करती है फैमिली वो यूज़ करती है 8 किलोवाट। किलो तो आपको पता ही है 10⁻³ इतना वाट। पहले पार्ट में उसने कहा है डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर मैं डायरेक्ट सोलर एनर्जी को ही दे दूं तो एवरेज रेट 200 वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। अच्छा, मतलब 1 मीटर एरिया पे 200 वाट एनर्जी जाता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 200 वाट जाता है। तो 20% ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू, तो सिर्फ 20% ही एनर्जी को आप कन्वर्ट कर पाते हैं। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है, ऐसे कोई भी सरफेस है, उस पर आप डायरेक्ट सोलर एनर्जी देते हैं। डायरेक्ट अगर सोलर एनर्जी देते हैं तो सिर्फ 20% ही कन्वर्ट होती है, सिर्फ 20% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सारी की सारी नहीं होती है, सिर्फ 20% ही कन्वर्ट होता है, ध्यान ये रखिएगा, ठीक है। तो मुझे कितने एरिया का रिक्वायरमेंट है 8 किलो वाट को बनाने के लिए? तो जवाब बड़ा सिंपल है, 8 किलो वाट एनर्जी बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर 8 किलो वाट एनर्जी बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगी? तो सर बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है। 8 किलो वाट एनर्जी बनाना चाहते हो, ठीक है, 20% ही एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ला पा रहे हो, 20% को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ला पा रहे हो, तो आप डायरेक्ट लिखिए एरिया इंटू 200, क्योंकि आप 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 200 जा रहा है। तो अगर इस पूरे का एरिया ए है जिससे मैं इतनी एनर्जी बनाना चाहता हूँ, तो कितना पावर दे रहा हूँगा? तो एक पर अगर 200 जा रहा है तो ए एरिया पे कितना जा रहा होगा? भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 200 वाट का पावर दे रहे हो तो ए मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना दोगे आप? 200 इंटू में इतना पावर आप दे रहे होंगे, और इसका सिर्फ 20% ही जा रहा है। तो ये आपने एक तरफ लिख दिया ना, पूरा 20% इसका जा रहा है, और मुझे इतनी बिजली बनानी है तो मैंने सीधा डायरेक्ट इसके बराबर रख दिया। तो बच्चे मेरे यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 200 मीटर स्क्वायर। आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 200 मीटर स्क्वायर एरिया आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अगर बच्चों आप इसके बी पार्ट की तरफ चलते हो तो इसके बी पार्ट में ऐसा कह रहा है कि कंपेयर करो इस एरिया को एक टिपिकल घर से, टिपिकल हाउस से। अगर मैं आपको एक नॉर्मल घर के बारे में बताऊं तो एक जो नॉर्मल घर होता है, मतलब एक नॉर्मल जो छत होती है एक बड़े घर की, वो 14 बाई 14 की होती है। मतलब जो घर होता है उसकी जो लंबाई होती है ये 14 मीटर के आसपास होती है। एक नॉर्मल घर की बात हो रही है, ये नहीं कि आप बंगले वंगले की बात करो, कोठियों की बात करो। बेटा एक नॉर्मल घर की जो डायमेंशन होती है वो 14 बाई 14 होती है, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल घर से मैं बात करूँ तो एक जो नॉर्मल घर होता है उसकी 14 बाई 14 का जो डायमेंशन होगा वो आएगा ना 14 के आसपास, क्योंकि देखिए 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, तो यही तो आपका 196 के आसपास आएगा ना 196 के पास। मतलब अगर इस एरिया को एक नॉर्मल घर से कंपेयर करोगे तो हमारा जो घर है वो 14 बाई 14 का होना चाहिए, क्योंकि 15 बाई 15 तो 225 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, तो ये तो 200 से ज़्यादा का एरिया हो जाएगा ना। तो अगर इस एरिया को एक नॉर्मल घर से कंपेयर करो तो उस नॉर्मल घर की जो लेंथ और जो विड्थ होनी चाहिए वो 14 बाई 14 की होनी चाहिए, तब जा कर के वो एक नॉर्मल घर से कंपेयर हो पाएगा बेटा।